वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बहरान रहमत। आपकी कॉल्स का मुझे इंतज़ार रहता है बिकॉज़ हम जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर बात करें वो बड़ा अहम है। अभी ब्रेक पे जाने से पहले फ़लस्तीन की एक तस्वीर जो सबके दिलों पे असर करती है कि इतनी तबाही, इतनी बदहाली के बावजूद जो ईमान है, जो फ़ेथ है, अनवेवरिंग फ़ेथ, उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। और यही वजह है कि मस्जिद की दीवारें तो ढा दी गईं, लेकिन वो जो दिल में एक जज्बा है, एक हौसला है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होना है। जुम्मा, पहला जुम्मा था रमज़ान मुबारक का, जिस तरह फ़लस्तीन में उसको ऑब्ज़र्व किया गया, उसके कुछ मनाज़िर हमने आपको दिखाए। अल्लाह ताला का ये ख़ास एहसान है आपके ऊपर, अगर आपकी इफ़्तार की मेज़ सजी हुई है, आपके प्यारे महफूज हैं, और खुदा न खास्ता अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है तो आप बेहतरीन हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपके पास कोई हुनर है और आप अपने एक डिग्निफाइड तरीके से, ग्रेस के साथ, सफ़ेद पोशी के साथ अपने घर वालों का हलाल रिज़्क़ से पेट भर सकते हैं, उनकी कफ़ालत कर सकते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का ख़ास करम है। लेकिन हम में से हर शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि ये नेमतें उसको मिली हैं। तभी हमारी दोहरी ज़िम्मेदारी बनती है उन लोगों की मदद करने के लिए जो शायद इन नेमतों से महरूम हैं, क्योंकि वो आपकी और मेरी आजमाइश है। याद रखिए कि अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ ये नेमतें या ये ब्लेसिंग्स देकर आपको आज़माता है, ये ना देकर आपको नहीं आज़माता, बल्कि जब आपके पास ज़्यादा होता है तो उसमें उन लोगों का भी हक़ है जिनके पास कुछ नहीं। तो आइए दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का आज यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे स्टूडियोज़ में लोग मौजूद हैं जो इनसे मुंसलिक हैं। दे आर टू ऑफ माई फेवरेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई वुड लव टू स्पीक मोर अबाउट देयर वर्क। सबसे पहले जी बात करेंगे एक स्किल्ड पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी 32 साल की उम्र के तक के लोगों की है, और इनके लिए एक डिग्निफाइड तरीका, इनको एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लाने के लिए, इनके लिए इनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए इनके पास एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए कोशा है हुनर फाउंडेशन। इसके फाउंडर आज हमारे साथ मौजूद हैं। रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट नोन इंडिविजुअल्स व्हेन इट कम्स टू हिज फील्ड इन पाकिस्तान, वेरी सेलिब्रेटेड। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू फॉर अमंगस्ट अदर थिंग्स दैट कीप यू बिजी, जिसमें हम जानते हैं कि TCF में भी आपने हिस्सा डाला है, IVS की बुनियाद रखी, हुनर फाउंडेशन। शायद साहब, वाई हुनर फाउंडेशन? it's a little lengthy story. When we started TCF, we realized that after they get through मैट्रिक के बाद ये बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। और मैं यूँ कह रहा हूँ कि पहले अगर वो गाड़ियाँ धोते थे या इस टाइप की चीज़ कुछ करते थे तो अब नहीं कर सकते वो, जब तक उनके पास कोई हुनर ना हो। सही। तो बहुत ज़रूरी था कि एक वोकेशनल प्रोग्राम हम शुरू करें ताकि ये बच्चे और भी अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप मैट्रिक में फ़ेल हो गए तो आप तो ज़िंदगी में फ़ेल हो गए, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते और आगे बढ़ ही नहीं सकते। शायद साहब, आई एम गोइंग टू टेक यू अप ऑन दैट। देखिए, हम जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं, सुन्नत नबवी की बात करते हैं, सीरत नबवी की बात करते हैं, तो हुजूर अकरम अपने तमाम काम अपने हाथों से करना पसंद करते थे, चाहे वो खाना बनाना हो या अपनी पोशाक में पेवन लगाना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे की ये सितम ज़रीफ़ी हमारा बायस है कि हमने समझा है कि या तो उसको हुनर सीखना चाहिए जो पढ़ाई में या काबिलियत में पीछे है, या जो गरीब है तो कुछ ना कुछ करके अपनी कफ़ालत कर लेगा, जबकि ये वो स्किल्स हैं जो लाइफ स्किल्स होने चाहिए। आपको कुछ ना कुछ करना अपने हाथों से आना चाहिए। और मुझे लगता है वो भी हमारी जहालत है कि अगर आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकले लेकिन आप इन चीज़ों में ख़ुद कफ़ील ना हो। हमने खाना बनाना ख़वातीन का काम कर दिया है। हमें लगता है कि कारपेंटर होगा तो वो कोई बेंच या कोई चीज़ बना दे, इलेक्ट्रिशियन आएगा तो एक प्लग लगा दे। यानी ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वो हुनर है जो हमें भी आने चाहिए। मगर बहरहाल जी, हमारे मज़ीद जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। वी हैव ए वेरी renowned doctor here with us. He is a professor and chair of the ophthalmology and visual sciences at the Aga Khan University Hospital. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करीम दामजी। बहुत शुक्रिया करीम साहब फॉर बीइंग here with us। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी फॉर आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जनाब राहील कमर साहब। राहील साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे आपके आने से हज़रत अली का एक कौल याद आ रहा है कि वो माशरा अपनी हलाकत के करीब है जहाँ पे 3 जगहों पे जाने से पहले इंसान को अपनी जेब देखनी पड़े। एक अस्पताल है, एक तदरीस गाह है, और दूसरा अदालत, यानी जहाँ से उसको इंसाफ मिले।
انفارچونیٹلی پاکستان میں تینوں جگہ جانے سے پہلے اپنی جیب کو دیکھنا پڑتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ rather than making a political statement, میں شاید تیسری بات A social comment would do, sir. لیکن پہلی دونوں پہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بالکل ایشوز ہوتے ہیں اور آپ کو ایک لیول کی ٹریٹمنٹ چاہے وہ اسکول ہو یا چاہے ہسپتال ہو جب تک آپ کے پاس ایڈیکویٹ فنڈز نہیں ہوتے نہیں ملتی ہے. لیکن اس کا ایک مداوع کہہ لیں تدارک کہہ لیں بھی موجود ہے جہاں پہ مختلف بڑے ہسپتالوں میں بڑے اداروں میں کچھ نہ کچھ بہبود ریلیٹڈ یا ویلفیئر ریلیٹڈ آرگنائزیشنز ضرور ہوتی ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی مدد کرنے کے لیے موجود ہوتی ہیں. فار ایگزامپل جس کو میں آج ریپرزینٹ کر رہا ہوں جی, اس کا نام ہے پیشنٹس بہبود سوسائٹی فار دی AKA-UH. یہ کوئی 20 سال سے موجود ہے جی. اور ہم غریب لوگوں کو چاہے وہ زکوٰۃ مستحق ہوں یا زکوٰۃ مستحق نہ ہوں دونوں کی مدد کرتے ہیں. جو زکوٰۃ مستحق ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ سے ہیلپ کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ مستحق نہیں ہیں ان کو ڈونیشنز سے کرتے ہیں. پچھلے سال کا اگر خالی میں نمبر آپ کو بتاؤں تو 1.25 لاکھ کے قریب لوگ لگ بھگ اس سے مستفید ہوئے تھے. اچھا, بہت سارے لوگ شاید یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ آغا خان اسپتال جاتے ہیں اور آپ کے مرض کی تشخیص ہوتی ہے یا آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, ایک ٹریٹمنٹ پلان آپ کو دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ باقاعدہ کاؤنسلرز اینڈ آفیسرز موجود ہیں جو پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یقیناً ہم اپنے مریض کا علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن اس علاج کا جو خرچہ ہے وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے, تو پھر آلٹرنیٹیو پلانس دیے جاتے ہیں اور آپ جو اسسٹنس ان کو دے سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ایم آئی رائٹ راہیل صاحب؟ جی بالکل. اور اس میں آپ کو ایک دو اور چیزیں بتاؤں کہ خالی میں لاسٹ ایئر کا اگر نمبر دیکھوں تو کوئی 56% خواتین اور بچوں کی اس میں ہیلپ کی گئی ہے. ایک جو پرابلم ہمیں جنرلی سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک سینس آف ڈینائل ہوتا ہے بیماری کے لحاظ سے. جی. اگر آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی سمٹمز ہیں تو آپ جا کے پریونٹ تو بہت دور کی بات ہے, آپ اس کو انیشیل سٹیجز میں چیک بھی نہیں کراتے یا اس کا علاج بھی نہیں کراتے. اچھا, اور تبھی ہم نے سوچا کہ آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر کریم صاحب موجود ہیں تو ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں بات کریں جو انفارچونیٹلی ناقابل علاج ہے. ہم بات کر رہے ہیں گلوکوما کی, جو کہ اگر دیکھا جائے تو آنکھ کی جو آپ کی آپٹک نرو ہے اس میں جو بتدریج خرابی آتی ہے اور آہستہ آہستہ آپ بینائی کھو دیتے ہیں, یہ وہ عمل ہے. اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا کیور کیوں نہیں ہے؟ اور جیسے راہیل صاحب نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی تشخیص جلد ہو اور ہم اپنی صحت کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو اور اس کا خیال رکھیں. ڈاکٹر کریم مجھے یہ بتائیے گا کہ ون آف دا کی تھنگز دیٹ لیڈس ٹو گلوکوما از این انکریزڈ آئی پریشر. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو شاید, یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو شاید آپ ان چیزوں کا پھر بھی خیال رکھتے ہیں. عام آدمی اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. واٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ بہت شکریہ صدرہ. It's a pleasure for me to be here. You're absolutely right. Glaucoma is a condition where pressure, aankh ka dabaw, is elevated. But many times we see conditions where the pressure may not be very high and the nerve is still affected. So the important thing is for people to get their eyes checked. Now, when they get their eyes checked, we see evidence of some damage in the early stages before they lose the peripheral vision or their sight. And there are certain groups that are higher risk. So what are those groups? I mean, first of all, glaucoma affects children as well as adults. It can affect any age, but most commonly at an early life or later in life. And later in life, people who are over the age of 40, 45, who have diabetes, high blood pressure, who are nearsighted and wear glasses, or have a family history of somebody with kalapani, that has lost vision, they're at much more risk. In fact, if you have a family history, you're 10 times more risk. Is there anything we can do to minimize our risk? Absolutely. ہم اپنا رسک کم کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ ہم ریگولرلی کر سکتے ہیں. So you can have a healthy lifestyle. بالکل. Good nutrition, exercise, meditation, mindfulness actually can slow down and prevent progression in glaucoma, along with medical care,
where we lower the pressure. I think that's an excellent point to take to शाहिद साहब as well. शाहिद साहब, जब हम हाथों से काम करते हैं या कोई हुनर होता है, पहले ज़माने में कहते हैं ख़वातीन को स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता था, या कोई भी ऐसा शख्स जो क्रिएटिव काम करता था ना, यानी उसने कोई फ़नपारा बनाना है, ख़वातीन ने एम्ब्रॉयडरी करनी है, तो बहुत सारे स्ट्रेसेस से आपको दूर ले जाती थी और ये एक हुनर होता था. आहिस्ता आहिस्ता नाउ वी टेक रेडी टू मेड क्लोथ्स, ख़वातीन ने मुझे कढ़ाई करना छोड़ दी, और ये बाकायदा आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड इन अ रीसेंट विज़िट आई वेंट टू गिलगित बल्तिस्तान. वो कहते हैं जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती थी तो ये हमारा तरीका था कि हम गल्ला जमा करते हैं, लकड़ी जमा करते हैं ताकि गर्म रहे, और ख़वातीन उस एक्सट्रीम विंटर के टाइम में बैठ के कढ़ाई या एम्ब्रॉयडरी किया करती थी. ये हुनर हमने आहिस्ता आहिस्ता खो कैसे दिया? पहले की आप जब बात कर रही हैं, एटलीस्ट मेरे बचपन में इनमें से कोई आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें नहीं थी. सो एवरीबडी हैड अ हॉबी which became very important. So my brothers and myself, we actually took up a hobby in making things. तो वो, and you felt very good about it, कि आपने ये बना दिया, right or wrong, but at least we had a toolbox, a pretty I would say complete toolbox. अच्छा, कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो आपकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है. लाइक मेरे नाना, he used to have this very sophisticated box of tools. तो आपने जैसे कहा, हमें सारे कज़न्स को बड़ा शौक होता था, फिर घर जब एक्सटेंशन हो रही थी, बन रहा था, तो लकड़ी के कुछ टुकड़े मिल जाते थे, तो उनका टूल बॉक्स ले लिया, उसमें से कीलें निकाल ली, हथौड़ी निकाल ली, खुद ही कुछ बनाने की कोशिश. आई रिमेंबर आई ट्राई टू मेक अ बर्ड बॉक्स, अ बर्ड हाउस इन दैट वे. तो इस तरह की कुछ ना कुछ चलता रहता है. बट आई मस्ट टेल यू कि हुनर फाउंडेशन इज़ वर्किंग एक्टिवली टुवर्ड्स स्किल पाकिस्तान. इनकी कोशिश है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग के जो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं, जिसमें टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज़ हैं, डिजिटल एक्सेस के कोर्सेज़ हैं, या कोई और हुनर है, ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों. 11 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस इनके ऑपरेट कर रहे हैं और सैकड़ों इस तरह के कोर्सेज़ हैं. शायद साहब, सबसे पॉपुलर कोर्स आजकल कौन सा है और किस तरफ नौजवान ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं? लड़कियों के लिए तो the most popular, which is always full, is hair and makeup. Hair and makeup, okay. Yes. And so it's like a 6 months program. वो, that I think is the most popular as far as girls are concerned. सही. मगर लड़कों के लिए वो वेरी करता है. अभी हमने हाई टेक चीज़ें शुरू कर दी हैं. जी. So they are learning coding, they are learning 3D animation, Wonderful. they are learning robotics. जी. तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता, बट एक और जो हमने शुरू किया है, and you are aware of that, is Hunar Cares. वो, that is also completely packed, that classroom. कि वो elderly care हो या शायद साहब, मुझे बताएं, जैसे हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कहते हैं कि यूथ को गाइडेंस की और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. अगर कोई नौजवान आपके इदारे में आए और वो नहीं जानता कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, या उसको नहीं पता कि उसकी कौन सी स्किल की वजह से एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर होगी, तो क्या कोई करियर गाइडेंस काउंसलर मौजूद है जो उसको बताए कि ये ऑप्शंस हैं और वो किस तरफ जा सकता है? आई थिंक वो प्रिंसिपल जो वहाँ के हैं जी, वो इंटरव्यू ज़रूर करते हैं हर बच्चे का, और वो डिपेंडिंग ऑल्सो कि वो कहाँ से आ रहा है. अगर वो इस नेबरहुड से आ रहा है जहाँ से मोटरसाइकिलें ज़्यादा हैं, तो ही मे से कि व्हाई डोंट यू बिकम अ मोटरसाइकिल रिपेयर पर्सन. तो यस, देयर इज़ गाइडेंस, थोड़ी गाइडेंस मौजूद हाँ. होती है. और मेरे ख्याल में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि हुनर फाउंडेशन के कोर्सेज़ में एक कंपोनेंट एथिक्स का भी होता है. आपके पास हुनर हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुनर के साथ अगर विनिंग कॉम्बिनेशन आपने बताना है तो आपकी एथिक्स एंड वैल्यूज़ का होगा, विच आई थिंक इज़ द फाउंडेशन फॉर अ नंबर ऑफ, बल्कि फॉर ऑल द वंडरफुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस दैट वी हैव. राइट साहब, मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ की, जब आपके पास आते हैं, केयर देते वक्त हस्पताल इदारा तो फ़र्क नहीं करता, लेकिन क्या आप माशरे में ये देखते हैं कि लोग तफरीक आपस में करते हैं कि ये अंडर सर्व्ड है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में? आजकल कहा जाता है महंगाई के बढ़ने के साथ साथ शायद हमारे रवैयों में भी बहुत फ़र्क आ गया है. आपने ये महसूस किया? आई सपोज
انفارچونیٹلی جتنی آپ مٹیریلسٹک سائٹ پہ چلتے جائیں گے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی ایک مائنڈ سیٹ اور دوسری چیزیں جب آئیں گی تو اس طرف تو معاشرہ جائے گا. بٹ کمنگ بیک ٹو جو بہتر کام کر رہی ہیں آرگنائزیشنز اور وٹ ایور, میں جس طرح آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جب سینس آف ڈینائل کے بعد لوگ جب بعد میں ہسپتال آتے ہیں یا کسی طرح کی جگہوں پہ آتے ہیں تو ان کا مرض جو کہ شروع میں بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا وہ کافی بڑھ گیا ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر اس طرح کے ہسپتالوں میں آنا جہاں پہ علاج تو ہوگا لیکن مہنگا علاج ہوگا تھوڑا, اور پھر اس کو سپورٹ کرنا اس میں بھی کافی ہماری محنت لگتی ہے. اور ویری تھینکفل کہ جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ادارے بھی اور انڈیویجولس بھی جو اس میں کرتے راہیل جاتے صاحب, ہیں. اس میں آپ فقدان کس چیز کا دیکھتے ہیں جب لوگ جو ارلی سٹیجز ہوتے ہیں ڈیزیز کے اس میں رجوع نہیں کرتے ڈاکٹر کے؟ کیا وہ اہمیت نہیں دے رہے, ان کے پاس وسائل نہیں ہیں, ان کے پاس آگہی نہیں ہے؟ what do you think is the biggest missing link? آئی تھنک اس میں ساروں کے کچھ نہ کچھ رولز ہیں, بٹ کچھ فیکٹر شاید ہمارے سوشل سیٹ اپ کا ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن پروفیشنل سے بات شاید نہیں کرتے. صحیح. کسی نے کہہ دیا تم اس کو دکھا دو, کسی نے کہہ دیا کہ یہ دوا لے لو, کسی نے کہا کہ جی اب خیر ہے ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ایک یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ جو ویری ریئل ایلیمنٹ ہے از ایکچولی دا سچویشن جدھر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ جس میں جا کر کے وہ اپنا علاج کرا سکیں. اور اس کے لیے پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح کے آرگنائزیشن سے رجوع کرنا پڑتا ہے, یا ایٹ لیسٹ آ کے ہسپتال آئیں یا جو بھی ٹرشری ہاسپٹلز یا اس کے جو ایسوسیٹیڈ اینٹیز ہیں وہاں جائیں, وہاں جا کے اپنے علاج شروع کریں اور پھر انشاءاللہ محنت بھی ہوگی. بالکل صحیح. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے علاج کو جو نا غیر ضروری سمجھتی ہیں یا اس کو اس طرح پرائیورٹائز نہیں کرتی. ڈاکٹر کریم آپ موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلوکوما کے بارے میں مجھے بتائیے گا کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں, یعنی کس طرح لوگ, جیسے گھر بیٹھا کوئی انسان ہے اس کو لگتا ہے کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, بٹ واٹ آر سم آف دا سمٹمز اینڈ ریپیٹڈ ایپیسوڈس کہ دیٹ مسٹ ریز اے کوشچن یا ان کو الارمڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ I'm glad you're asking, and I agree with Rahel Saib that people may not be aware. Gee. Now, the thing is, the first thing is that the commonest type of glaucoma, called primary open angle, there are no symptoms. So it sneaks up on you, and then before you know it, you have lost your vision, side vision, in one eye. The other eye may be still good and balancing the bad eye, so people show up late. So actually, most times there's no symptoms. So that's why once a year get eyes checked. But if you have symptoms, there are certain types of glaucoma where blurriness comes, pain in the eye, difficulty at night driving. See, some of these symptoms are also common with cataract, but in glaucoma it's a little bit different because one can get intense eye pain in acute glaucoma, called angle closure glaucoma, redness of the eyes, and a problem with contrast sensitivity and night vision and side vision. And before you know it, people might be having difficulty walking, increase in road traffic accidents, their mood may go down. اٹس ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو مینشن دیٹ. خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب تک آپ اپنے معالج کے پاس پہنچیں آپ کی ایک آنکھ کی بینائی لگ بھگ ختم ہو چکی ہے اور آپ کی دوسری آنکھ اس کو بیلنس کر رہی ہے اور آپ کو شاید پتہ بھی نہیں چلا. تو یہ جو ٹنل ویژن ہوتا ہے, کیا ہم اس کو ورسن اپ کرتے ہیں؟ آج کل میں دیکھتی ہوں بڑے ٹرینڈز ہیں, لوگ فار ایگزامپل کانٹیکٹ لینسز کا استعمال کر رہے ہیں, مختلف جگہوں سے لیسک کرا رہے ہیں. ایک اگر آپ مستند جگہ سے, کریڈیبل جگہ سے اس طرح کا علاج نہیں کراتے یا ٹریٹمنٹ نہیں کراتے, do you think that can cause problems for our eye and our eye health? It could, because if you're getting treated when you don't need treatment, there's a lot of over-treatment. I see patients that don't have glaucoma, but the risk may be there, but they don't necessarily need treatment. They just need follow-up. So that can cause side effects, drops and lasers and so on. Other people who are getting types of medication, maybe tablets or drops that can slow down their heart or affect their stomach, affect their mood. So the side effects, of treatments. I think that's the main issue, and deciding who has glaucoma is based on an analysis of the pressure, yes, but also the nerve, the visual field, something called OCT, which is a scan of the back of the eye. So it's a little bit complex, and you need a professional that you trust to say, look, do I have glaucoma or not? If I am risk for glaucoma, is my risk low? In which case I don't need treatment. If my risk is high,
then yes, prevention with drops and other treatment is good. अनपॉपुलर क्वेश्चन, मुझे बताइए कि आजकल जो हमारा स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है, चाहे एडल्ट्स हों, बुज़ुर्ग अफराद हों, बच्चे हों, हर कोई किसी ना किसी साइज़ की स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहा है. Does that put us at risk? So screen time alone is not a risk factor for glaucoma, but it can cause dry eyes. Pressure? And Pressure on the eye? Not so much pressure, no. Okay. I think it's not an issue for glaucoma. But people who are not blinking much and concentrating, they get more strain, Right. more dryness, Bilkul. more aching in the eyes. Children who are using screen too much, their eyes start to focus for near and they get myopia. The eye grows longer. Okay. Now that can be a risk for glaucoma in the future. Absolutely. But actually that's a study we need to do. अच्छा, और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी रोज़ाना की छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं, दैट कैन एड अप एंड बिकम अ बिग थिंग. लेकिन एक दफ़ा फिर जी माई कॉल आउट टू ऑल ऑफ़ यू, ख़ास तौर पे ये महीना है देने का और कंपैशन का, कि जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों को नोटिस करें. हम एक बीमारी के हवाले से बात कर रहे हैं, शायद आपके लिए ये इतनी बड़ी चीज़ ना हो, क्योंकि आपको पता है कि खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह का सिम्टम महसूस किया तो किसी जगह पे जाके इलाज करा लेंगे या बेहतरीन डॉक्टर तक रसाई है. लेकिन उनका ख्याल कीजिए जिनके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है. पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी ब्रिलियंट काम कर रही है. आगा खान में एक अस्पताल के अंदर आपको सैकड़ों स्पेशलिस्ट मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस के लिए मिल जाते हैं. ख़ास तौर पे यू ऑल्सो हैव ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट अवेलेबल. तो प्लीज़ इस महीने अपनी ज़कात में डोनेशंस में उनको भी याद रखें. और दूसरी तरफ यकीनन जिस तरह हम हुनर फाउंडेशन की बात कर रहे थे, आप अक्सर आपने ये अंग्रेज़ी की कहावत सुनी होगी ना कि अगर आपने किसी को भूख लगी और उसको एक दफ़ा मछली दे दी तो उसने एक दफ़ा खाना खाया, लेकिन अगर आप उसको सिखा दें कि मछली कैसे पकड़ी जाती है, तब आपने उसको अपना कफ़ील खुद बना लिया. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हुनर फाउंडेशन ट्राइज टू डू. शाहिद साहब, हाउ कैन पीपल कम ऑन बोर्ड एंड हेल्प हुनर? एक तो I say that you don't have to feel sorry जी. for the people who are less privileged. आप हेल्प कर सकते हैं. ऑब्वियसली पैसे चाहिए होते हैं जी. पढ़ाने के लिए और कैंपस बनाने के लिए, और उसमें कंज्यूमेबल्स बहुत होते हैं. सही. अगर आपने रंग करना सिखा रहे हैं उसको, अब एक दफ़ा रंग कर दिया तो वो ख़त्म हो गया वो. एक चीज़ जो मैं बहुत ख्याल करता हूँ कि हम जब कैंपस डिज़ाइन करते हैं कोई, जी. तो हम कोशिश करते हैं कि ये बड़े इंटरनेशनल लेवल पे हो, एटलीस्ट आर्किटेक्चर वाइज और बियॉन्ड इंटरनेशनल लेवल. बिकॉज वो जब आता है तो ही फील्स इनकरेज्ड कि यार इतने अच्छे एनवायरनमेंट में मैं आ गया हूँ, वो ही कैन लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर लाइफ. बिल्कुल. और ये TCF में भी यही होता है. तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है कि आप आके पार्टिसिपेट करें, नॉट ओनली बाय गिविंग मनी बट by giving a little time also. By making these institutions world class, जी. अगर आप एज अ काउंसलर, एज अ मेंटोर कभी वक्त निकाल कर जाएं, ताकि इन लोगों का आप हौसला बढ़ा सकें, और जैसे आपने कहा कि इनके लिए बुरा ना फील करें, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ समझते हुए काम करें. और इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. राहील साहब पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी से हमारे साथ मौजूद थे. डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का. थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. अपनी ज़कात में, डोनेशंस में और उस महीने में याद रखिएगा पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी ऑफ द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड द हुनर फाउंडेशन को. लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक.